लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 6 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। किनारे पर जब केवल नाहर सिंह और वीर सिंह रह गए तब नाहर सिंह ने वह चिट्ठी पढ़ी जो रामदास की कमर से निकली थी। उसमें यह लिखा हुआ था, मेरे प्यारे दोस्त, आपने लड़के को मरवाने का इल्ज़ाम लगाकर मैंने वीर सिंह को कैदखाने में भेज दिया। अब एक ही दो दिन में उसे फांसी देकर आराम की नींद सोऊंगा। ऐसी अवस्था में मुझे रियाया भी बदनाम न करेगी। बहुत ही दिनों के बाद यह मौका मेरे हाथ लगा है। अभी तक मुझे मालूम नहीं कि रियाया वीर सिंह की तरफदारी ही क्यों करती है, मुझसे राज्य छीनकर वीर सिंह को क्यों देना चाहती है। जो हो, अब रियाया को कुछ भी कहने का मौका न मिलेगा। हाँ, एक नाहर सिंह डाकू का अटका मुझे बना रहा गया। उसके सबब मैं यह बहुत ही तंग हूँ, जिस पर तुमसे कृपा करके वीर सिंह से मेरी जान छुड़ाई। आशा है कि उसी तरह से नाहर सिंह की गिरफ्तारी की भी तारकीब बताओगे। तुम्हारा सच्चा दोस्त करण सिंह। इस चिट्ठी के पढ़ने से वीर सिंह को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और उसने नाहर सिंह की तरफ देखकर कहा, वीर, अब मुझे निश्चय हो गया कि करण सिंह बड़ा ही बेईमान और हरामजादा आदमी है। अभी तक तो मैं उसे अपने पिता की जगह समझता था और उसकी मोहब्बत को दिल में जगह दे रहा। आज तक मैंने उसे कभी कोई बुराई न की, फिर भी न मालूम क्यों वह मुझसे दुश्मनी करता है। आज तक मैं उसे अपना हित समझते हुए था, मगर नाहर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। करण सिंह कौन है। जिस समय तुम यह सुनोगे कि तुम्हारे पिता को करण सिंह ने मरवा डाला तो तुम्हें और भी ताज्जुब करोगे और कहोगे कि वह हरामजादा जो कुत्तों से कुचलवाने लायक है। वीर, मेरे बाप को करण सिंह ने मरवा डाला। नाहर, हाँ। वीर, वह क्यों कर और किस लिए। नाहर, यह किस्सा बहुत बड़ा है, इस समय मैं नहीं कह सकता। देखो, सवेरा हो गया और पूर्व की तरफ सूर्य की लालिमा निकली आती है। इस समय हम लोगों का यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त और भाई समझोगे और मेरे घर चलकर 2-3 दिन आराम करोगे। इस बीच में जितने भी छिपे भेद हैं सब तुम्हें मालूम हो जाएंगे। वीर, बेशक, अब मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई और बेईमान राजा की बदमाशी से मुझे सचेत किया। अफसोस इतना ही है कि तारा का हाल मुझे कुछ भी मालूम न हुआ। नाहर, मैं वादा करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्द तारा से मिलवाऊँगा और तुम्हारी उस बहन से भी तुम्हें मिलवाऊँगा जिसके बदन में सिवाय हड्डी के और कुछ भी नहीं बच गया है। वीर ताज्जुब से, क्या मेरी कोई बहन भी है। नाहर, हाँ है, मगर अब ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं है। उठो और मेरे साथ चलो, देखो ईश्वर क्या करता है। वीर, करण सिंह ने वह चिट्ठी जिसके पास भेजी थी, उसे क्या आप जानते हैं। नाहर, हाँ, मैं जानता हूँ। वह भी बड़ा ही हरामजादा और पाजी आदमी है। वह जो भी है, वह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। दोनों आदमी वहाँ से रवाना हुए और लगभग आधे कोस जाने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ दो कसाई घोड़े मौजूद थे। नाहर सिंह ने वीर सिंह से कहा, अपने साथ तुम्हारी सवारी का भी बंदोबस्त करके मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए गया था। लो, इस घोड़े पर सवार हो जाओ और मेरे साथ चलो। दोनों आदमी घोड़े पर सवार हुए और तेजी के साथ नेपाल की तराई की तरफ चल निकले। ये लोग भूखे प्यासे पहर भर दिन बाकी रहे तक घोड़े फेंकते चले गए। इसके बाद एक घने जंगल में पहुँचे और थोड़ी हर तक इससे जाकर एक पुराने खंडर के पास पहुँचे। नाहर सिंह ने घोड़े से उतरकर वीर सिंह को उतरने के लिए कहा और बताया कि यह हमारा घर है। यह मकान जो इस समय खंडर मालूम होता है 5-6 बीघे के घेरे में होगा। खराब और बर्बाद हो जाने पर भी अभी तक इसमें 100 आदमियों के रहने की जगह है। इसकी मजबूत, चौड़ी और संगीन दीवारें से मालूम होता था कि इसे किसी राजा के लिए बनवाया गया होगा और बेशक यह किसी समय में दुल्हन को तरह सजाकर काम में लिया जाता होगा। इसके चारों तरफ की मजबूत दीवारें
अभी तक मजबूती के साथ खड़ी थी। हाँ, भीतर की इमारतें खराब हो गई थीं, जो भी कोई कोठरियाँ और दालान दुरुस्त थे, जिसमें इस समय नाहर सिंह और उसके साथी लोग रहा करते थे। वीर सिंह ने यहाँ लगभग 50 बहादुर को देखा, जो हर तरह के मजबूत और लड़ाके मालूम होते थे। वीर सिंह को साथ लिए नाहर सिंह उस खंडर में घुस गया और अपने खास कमरे में जाकर उसने पहर भर तक आराम करके सफ़र की हरारत मिटाने के लिए कहा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 6 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। कटोरा भर खून का भाग 7 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। दूसरे दिन शाम को खंडर के सामने घास की सब्जी पर बैठे हुए वीर सिंह और नाहर सिंह आपस में बात कर रहे हैं। सूर्य अस्त हो चुका है, सिर्फ उसकी लालिमा आकाश पर फैली हुई है। हवा के झोंके बादल के छोटे छोटे टुकड़ों को आसमान पर उड़ाए लिए जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा जंगली पत्तों को खड़खड़ाती हुई इन दोनों तक आती और हर खंड के द्वार पर टकराकर लौट जाती है। ऊंचे ऊंचे सकाई के पेड़ पर बैठे हुए मोर आवाज़ लड़ा रहे हैं और कभी कभी पपीहे की आवाज़ भी इन दोनों के कानों में पहुंचकर समय की खूबी और मौसम के बहार का संदेशा दे रही है। मगर ये चीज़ें वीर सिंह और नाहर सिंह को खुशी नहीं दे सकती। वे दोनों अपनी धुन में ना मालूम कहाँ पहुँचे हुए और क्या सोच रहे हैं। एकाएक वीर सिंह ने चौंक कर नाहर सिंह से पूछा, खैर जो भी हो, आप उस करण सिंह का किस्सा तो अब अवश्य कहें जिसके लिए रात वादा किया था। नाहर, हाँ सुनो मैं कहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इस किस्से को कहना ही मुनासिब समझता हूँ। करण सिंह का किस्सा। पाटने का रहने वाला एक छोटा सा जमींदार जिसका नाम करण सिंह था, थोड़ी सी जमींदारी में खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताता और बाल बच्चों में रहकर सुख भोगता था। उसके 2 लड़के और 1 लड़की थी। हम उस समय का हालात कहते हैं जब उसके बड़े लड़के की उम्र 12 वर्ष की थी। 1 से 2 साल के बरसात बाद खराब बीती और करण सिंह की जमींदारी की पैदार बिल्कुल भी मारी गई। राजा की मालगुजारी सिर पर आ पड़ी, जिसके अदा होने की सूरत न बन पड़ी। वहाँ का राजा बहुत ही संगदिल और जालिम था। उसके मालगुजारी में से एक कौड़ी भी माफ़ न की और न अदा करने के लिए कुछ समय ही दिया। करण सिंह की बिल्कुल जायदाद जब्त कर ली, जिससे वह बेचारा हर तरह की तबाह और बर्बाद हो गया। करण सिंह का एक गुमसाता था जिसे लोग करण सिंह राठू या कभी कभी सिर्फ राठू कहकर पुकारते थे। लाचार होकर करण सिंह ने स्त्री का जेवर बेचकर 500 रुपये का सामान लिया। उसमें से 300 अपनी स्त्री को देकर उसे करण सिंह राठू की हिफाजत में छोड़ा और 200 आप लेकर रोजगार की तलाश में पटकने से बाहर निकला। उस समय नेपाल की गद्दी पर महाराजा नारायण सिंह विराज रहे थे, जिनकी नेक नामी और रियायापरी की धूम जगांतर फैली हुई थी। करण सिंह ने भी नेपाल का ही रास्ता लिया। थोड़े ही दिन में वह वहां पहुंचकर वहां दरबार में हाजिर हुआ और पूछने पर उसने अपना सच्चा हाल राजा को कह सुनाया। राजा को उसके हाल पर तरस आया और उसने करण सिंह को मजबूत, ताकतवर और बहादुर समझकर फौज में भर्ती कर लिया। उन दिनों नेपाल की तराई में 2-3 डाकुओं में बड़ा ही जोर पकड़ रखा था। करण सिंह ने स्वयं उनकी गिरफ्तारी के लिए आज्ञा मानी, जिससे राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और 200 आदमियों को साथ देकर करण सिंह को डाकू की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। 6 महीने के तरसे में एकाएक करके करण सिंह ने तीनों डाकू को गिरफ्तार किया, जिससे राजा ने यहाँ उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई और उसने प्रसन्न होकर हरिपुर का इलाका उसे दे दिया, जिसकी आमदनी मालगुजारी देकर 40,000 से कम न थी। साथ ही उन्होंने एक आदमी को इस काम के लिए तहसीलदार मुकर्रर करके हरिपुर भेज दिया कि वहाँ वह आदमी की
वसूली करे और मालगुजारी देकर जो कुछ बचे करण सिंह को दे दिया करे। अब करण सिंह की इज्जत बहुत बढ़ गई और वह नेपाल की फौज का सेनापति मुकर्रर किया गया। अपने को ऐसा दर्जे पर पहुंचा देख करण सिंह ने पटने से अपनी जोरू और लड़के लड़कियों को करण सिंह राठौर के सहित बुलवा लिया और खुशी से दिन बिताने लगा। 2 वर्ष का जमाना गुजर जाने के बाद तिहरु में राजा ने बड़ी धूमधाम से नेपाल पर चढ़ाई की, जिसका नतीजा यह निकला कि करण सिंह ने बड़ी बहादुरी से लड़कर तिहरु के राजा को अपनी सरहद के बाहर भगा दिया और इसको ऐसी शिकस्त दी कि उसने नेपाल को कुछ कौड़ी देना मंजूर कर लिया। नेपाल के राजा नारायण सिंह ने प्रसन्न होकर करण सिंह की नौकरी माफ़ कर दी और पुस्तापोत के लिए हरिपुर का बाहरी परगना खालीराज करण सिंह के नाम लिख दिया और एक परवाना तहसीलदार के नाम इस मूजमान का लिख दिया कि वह परगने हरिपुर या करण सिंह को दिलाल दे दे और खुद नेपाल लौट आवे। नेपाल से रवाना होने से पहले ही करण सिंह की स्त्री ने बुखार की बीमारी से देह त्याग दिया। लाचार करण सिंह ने अपने दोनों लड़कों और लड़की तथा करण सिंह राठौर को साथ ले लिया, हरिपुर का रास्ता लिया। करण सिंह की नीयत बिगड़ गई और उसने चाहा कि वह मालिक करण सिंह को मारकर राजा नेपाल के दिए परागने पर अपना काम निकाले और खुद हरिपुर का मालिक बन बैठे। उसको इस बात का भरोसा था कि उसका नाम भी करण सिंह है, मगर उम्र में वह करण सिंह से 7 वर्ष छोटा था। करण सिंह राठौर को अपनी नीयत पूरी करने से 3 मुश्किलें दिखाई पड़ी। एक तो यह कि हरिपुर का तहसीलदार अवश्य पहचान लेगा कि यह करण सिंह सेनापति नहीं है। दूसरे, यह करण सिंह सेनापति का लड़का जिसकी उम्र 15 वर्ष की हो चुकी थी इस काम में बाधक होगा और नेपाल में खबर कर देगा, जिससे जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। तीसरे, खुद करण सिंह को मुस्तैदी से वह और भी काँप उठता था। जब करण सिंह रास्ते में ही थे तभी खबर पहुंची कि हरिपुर का तहसीलदार आ गया। एक दूत यह खबर लेकर नेपाल जा रहा था जो रास्ते में करण सिंह सेनापति से मिला। करण सिंह ने राठौर के बहकाने से उसको वहीं रोक लिया और कहा कि वह अब नेपाल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब करण सिंह राठौर की बदनीयती ने और भी जोर मारा और उसने खुद हरिपुर का मालिक बनने के लिए एक तरकीब सोची कि करण सिंह सेनापति के साथियों को बड़े बड़े ओहदे और रुपयों के लालच में मिला ले और करण सिंह को माए उसके लड़के और लड़की के किसी जंगल में मारकर अपने ही करण सिंह सेनापति मशहूर करे और उसी परवाने के जरिए से हरिपुर का मालिक बन बैठे। मगर साथ ही इसके यह भी ख्याल हुआ कि करण सिंह के दोनों लड़कों और लड़की के एक साथ मारने की खबर जब नेपाल पहुंचेगी तो शायद वहां के राजा को कुछ शक हो जाए। इससे बेहतर यही होगा कि करण सिंह सेनापति और उसके बड़े लड़के को मारकर अपना काम चला ले और छोटे लड़के और लड़की को अपना लड़का और लड़की बनावे, क्योंकि ये दोनों नादान हैं, इस पेचीले मामले को किसी तरह समझ नहीं सकेंगे और हरिपुर की रियाया भी इनको न पहचानती। इन्हें तो केवल परवाने और करण सिंह से ही मतलब है। आखिर उसने ऐसा ही किया और करण सिंह सेनापति के साथ ही सहज ही में राठौर के साथ मिल गए। करण सिंह राठौर ने करण सिंह सेनापति को जो जहर देकर मार डाला और उसके बड़े लड़के को एक भयानक जंगल में पहुंचकर जख्मी करके एक कुएं में डाल देने के बाद खुद हरिपुर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने बहुत दिन लग गए जिससे करण सिंह सेनापति का छोटा लड़का उससे हिल मिल जाए। हरिपुर में पहुंचकर उसने सहज में ही वहां से अपना दखल जमा लिया। करण सिंह सेनापति के लड़के और उसकी लड़की को थोड़े दिन तक अपना लड़का और लड़की मशहूर करने के बाद फिर उसने एक दोस्त का लड़का और लड़की मशहूर किया। इसके ऐसा करने से रियाया को दिल में कुछ शक पैदा हुआ, मगर वह कुछ न कर सकी क्योंकि करण सिंह 5 साल में 5 मरतबे अच्छे अच्छे तोहफे नेपाल भेजकर वहाँ के राजा को अपना मेहरबान बनाए रखा। यहाँ तक कि कुछ दिन बाद नेपाल का राजा, जिसने करण सिंह को हरिपुर की सनद दी थी, परलोक सिधारा और उसका भतीजा गद्दी पर बैठा।
तब से करण सिंह राठौर और भी निश्चित हो गया और रियाया पर भी जुल्म करने लगा। हाँ, करण सिंह राठौर आज हरिपुर का राजा है जिसके पंजे में तुम फंसे हुए थे। कहो, ऐसे नालायक राजा के साथ अगर मैं दुश्मनी करता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? वीर कुछ देर चुप रहने के बाद, बेशक वह बहुत मक्कार और हरामजादा है। ऐसे के साथ नेकी करना तो मानो नेकों के साथ बदी करना है। नाहर, बेशक ऐसा ही है। वीर, मगर आपने यह नहीं कहा कि अब नाहर सिंह सेनापति के लड़के कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? नाहर, क्या इस भेद को भी मैं अब खोल लूँ? वीर, हाँ, सुनने को जी चाहता है। नाहर, करण सिंह सेनापति के छोटे लड़के तुम ही हो, मगर तुम्हारी बहन का हाल नहीं मालूम। पर साल तक तो उसकी खबर मालूम थी, मगर इधर साल भर से ना मालूम वह मार डाली गई या कहीं छिपा दी गई। इतना कहकर वीर सिंह रोने लगा, यहाँ तक कि उसकी हिचकी बंद गई। नाहर सिंह ने बहुत कुछ समझाया और दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद नाहर सिंह ने अपने को संभाला और फिर बातचीत करने लगा। वीर सिंह, मगर कल आपने कहा था कि तुम्हारी उस बहन से मिला दोगे जिसके बदन में सिवाय हड्डी के और कुछ नहीं रह गया है। क्या वह मेरी वही बहन है जिसका हाल आप ऊपर के हिस्से में कह गए हैं? नाहर, बेशक वही है। वीर, फिर आप कैसे कहते हैं कि साल भर से उसका पता नहीं है? नाहर, यह इस सबब से कहता हूँ कि उसका ठीक पता मुझे मालूम नहीं है। उड़ती सी खबर मिली थी कि वह किले के ही किसी तहखाने में छिपाई गई है और सख्त तकलीफ़ में पड़ी है। मैं कल किले में जाकर उसका भेद का पता लगाने वाला था, मगर तुम्हारे ऊपर जुल्म होने की खबर पाकर वह काम न कर सका और तुम्हें छुड़वाने का बंदोबस्त में लग गया। वीर, उसका नाम क्या है? नाहर, सुंदरी। वीर, तो आपको उम्मीद है कि उसका पता जल्द ही लग जाएगा? नाहर, अवश्य। वीर, अच्छा, अब मुझे एक बात और पूछना है। निहार, वह क्या? आप हम लोगों पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं और हम लोगों के सबब राजा के दुश्मन क्यों बन बैठे हैं? नाहर कुछ सोचकर, खैर, इस भेद को भी छिपाए रहना अब मुनासिब नहीं है। उठो, मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊं और कहो। वीर सिंह को गले लगाकर, तुम्हारा बड़ा भाई मैं ही हूँ जिसे राठौर ने जख्मी करके कुएं में डाल दिया था। ईश्वर ने मेरी जान बचाई और एक सौदागर के काफिले को वहाँ पहुँचाया जिससे मुझे कुएं से निकाला। असल में मेरा नाम विजय सिंह है। राजा से बदला लेने के लिए इस ढंग से रहता हूँ। मैं डाकू नहीं हूँ और सिवाय राजा के किसी को दुख भी नहीं देता, केवल उसी की दौलत लूटकर अपना गुजारा करता हूँ। वीर सिंह को भाई से मिलने की खुशी हद से ज़्यादा हुई और घड़ी घड़ी उठकर कई दफ़े उसने गले लगाया। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद वे दोनों उठकर खंडहर में चले गए और अब क्या करना चाहिए ये सोचने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास खटोबरा भर खून का भाग 6 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।